नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज़। आज हम एक युवा नेता के साथ बैठे हुए हैं और आज हम बात करेंगे देश का जो युवा है किस तरफ जा रहा है या उसे किस तरफ मोड़ा जा रहा है, यूं कह सकते हैं आप। और इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं युवा नेता, वो भी राजद से। और राजद में इनका एक अच्छा पद भी है, जो राजद युवा प्रदेश सचिव के तौर पर ये पदस्थापित है। अभी हम बात करेंगे श्री आशु पांडे जी से, जो कटिहार में रहते हुए नेशनल छवि जैसे अपनी बना रखे हैं इमेज, और लोग भी उन्हें काफ़ी चाहते हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे और उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बीएमडब्ल्यू न्यूज़ पर आशु जी। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे ये करूँगा, काफ़ी दिनों के बाद मौका लगा आपसे इंटरव्यू करने का, और मैंने देखा है कि इधर काफ़ी दिनों से आप मीडिया से दूर रहे या मीडिया में बहुत कम दिखे, क्या कारण है? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहली बात क्या है कि मेरी राजनीति करने के तौर तरीके थोड़े से अलग हैं। कम बोलता हूँ, लोग ज़्यादा सुनते हैं, और कभी कभी थोड़ा दूरी बना के रखना भी चाहिए, क्योंकि आज जो देश की हालात है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को भी आपको समय देना पड़ता है। जो मुल्क की हालात है अभी जो मैं देख रहा हूँ, तो आपका चैनल है, जो हम जिन बातों को रखना चाहते हैं वो बातें सामने आएगी। और आज के दौर में जो मीडिया हाउस की जो स्थिति है, वहाँ पर अपनी बातें बेबाकी से रखना और सरकार से सवाल पूछना, मुझे लगता है कि अब नहीं बचा है। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय दे रहे हैं। आशु जी, एक चीज़ बताइए, अभी कांग्रेस के जो बड़े नेता राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, एक यात्रा पर निकले हैं, कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। क्या लगता है कि भारत क्या टुकड़े में बट गया है जो वो जोड़ने निकले हैं? और ये क्या मैसेज आप एक यूथ के नाते इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक युवा वर्ग इसको बहुत ही पॉजिटिवली ले रहा है और उनके पीछे खड़ा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा ये एक ऐसी यात्रा है ना, जो आज इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस परिस्थिति में, जहाँ पर इतनी नफ़रत है भारत में, वहाँ एक व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा पे निकला है। और जो आप कह रहे हैं कि देश खंडित हो रही है, क्या आपको नहीं दिख रहा अभिषेक जी? स्थिति क्या है आप देखें भारत की। आज जो किसान हमारे देश के, जो अन्नदाता हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, निरंतर वो आंदोलन कर रहे थे 3 काले कानून के खिलाफ में, विरोध में। आज़ाद मुल्क में पहली बार आपने देखा होगा 13 महीने लग गए उन्हें आंदोलन करते हुए, और उन 13 महीनों में किसानों की जो दुर्गति हुई है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा किन शब्दों के साथ उनको प्रयोग किया गया उनके लिए। किसी ने कहा ये पाकिस्तान समर्थक हैं, बीजेपी किसी नेता ने कहा ये चाइना समर्थक हैं। किसके लिए आप कह रहे हैं? ये वो किसान हैं जो हमारे देश के 135 करोड़ लोगों के पेट भरते हैं, उनके लिए इससे भी बात नहीं बनी तो क्या कहा गया कि ये लोग जो हैं खालिस्तानी समर्थक हैं। देश नहीं टूट रहा है। आप देखो, आज पूरा नॉर्थ ईस्ट, आज अरुणाचल प्रदेश, असम के बीच में निरंतर तनाव बढ़ी हुई है। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का अंग है। नॉर्थ ईस्ट के नौजवान अगर दिल्ली आते हैं तो आप देखिए उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट के एक भारत के बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर बाइचुंग भूटिया, वो क्या कह रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं और भारत में रहकर हम भारत के नागरिक और हमें स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
ये बातें कही जा रही है। और आप देखिए कि मेरा एक सवाल मैं आपसे लूँगा, सॉरी आपको बीच में रोकूंगा। मैं मानता हूं कि ठीक है, नेता लोग हैं या जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं, युवा को भड़काते हैं। युवा क्यों खुद नहीं सोचता है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये कमी कहाँ दिखती है आपको एक युवा के तौर पे? देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। भारत के नौजवानों ने 2014 में उस वक्त के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार माननीय नरेंद्र मोदी जी पे उन्होंने भरोसा किया। सिर्फ उन्होंने ही भरोसा नहीं किया, लाखों करोड़ों माँ बाप ने भी, उन्होंने भी मोदी पे भरोसा किया, ये सोचकर कि इन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, है ना। ये भरोसे की बात है। भारत जो है ना, इसलिए जाना जाता है कि भारत के लोग बहुत सच्चे होते हैं। भारत का नौजवान बहुत इनोसेंट होता है, वो मौका देना चाहता है। मोदी जी को मौका मिला। आप देखो कि क्या स्थिति है। पिछले 44 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में आज है। दुनिया के तारीख में आप देख लो, जो भी बड़े कंट्री है, जो सुपर पावर, वो क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि वही मुल्क आगे बढ़ सकता है जिस मुल्क का युवा के हाथों में रोजगार हो, नौकरी हो। और दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। और भारत की सच्चाई ये है कि भारत का नौजवान आज बेरोजगार है। आप आंकड़े देख लो, मैं ये नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े बता रहे हैं कि इन 8 सालों में मात्र 7,25,000 नौकरियां इन्होंने दी है। 7,25,000। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आपके गले से भी नीचे नहीं उतरेगा कि 23 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों ने नौकरी के आवेदन डाले हैं। ये बेरोजगारी का आलम है। 2 बार 14 में 19 में सरकारें बनी। आप देख लो, जितनी भी वैकेंसियाँ आई है, कहीं नौकरी है क्या? कहीं नहीं है। अब जाकर सरकार ये कह रही है कि 2 साल जो चुनाव के बचे हैं, हम 10 लाख नौकरियां देंगे। भैया, मैं तो हमेशा कह रहा हूँ, और सरकार के ये आंकड़े बता रहे हैं कि सेंट्रल में करीब 1.5 करोड़ पदें खाली पड़ी है, और राज्य सरकारों में 95 लाख रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं। आप उसको भर लो ना। जिस दिन उसको आप भर लोगे ना, इस भारत के 20 करोड़ परिवार जो है ना, वो ऊपर चले जाएंगे डायरेक्ट। आप नौकरी की बात कर रहे हैं। आपकी बिहार में आप ही के पार्टी की सरकार है, गठबंधन में जदयू है, और अभी काफ़ी भर्तियां हुई, पुलिस में हुई, शिक्षकों को बहाल किया गया। क्या लगता है शिक्षा को लेकर एक युवा, जिस तरह की शिक्षा नीति अपनाई जा रही है बिहार में, और कई बार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, तो सवाल ये है कि युवा के तौर पर जिस तरह से बहाली हुई शिक्षकों की, क्या उसे आप सही मानते हैं? नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि हमारे बिहार में जो शिक्षा की स्थिति थी, वो पूर्व के समय में अगर आप देखें और अभी आप वर्तमान के समय में देखें, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अभी की जो शिक्षक बहाली हुई है वो गलत है। इसलिए मैं नहीं कहता कि लोहिया जी को आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था कि आप किसी को जिम्मेदारी दो, वो जिम्मेदारी जो है एक दिन वो उठाने लगेगा। आज आप ये नहीं कह सकते। नीतीश कुमार जी का ये बेहतरीन प्रोजेक्ट था, जहाँ पर बिहार में इतनी बेरोजगारी थी, वहाँ के अगर स्टूडेंट अगर टीचर बने तो आपको नहीं लगता बिहार आगे बढ़ा? ये तो बहुत बड़ी कदम है। और आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें अक्सर बीजेपी कहती है। नीतीश कुमार जी करीब 14 साल 13 साल वो बीजेपी के साथ ही अलायंस में रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं थे, अगर मैं अपनी राष्ट्रीय जनता दल की बात करूं। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल एक पेपर लीक हुआ, वो तो आपके गठबंधन की सरकार में ही हुआ। इस पे क्या बोलेंगे? वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ बिहार ही नहीं, आप लगभग स्टेट देखोगे ना तो पेपर लीक हो रही है, जो कि गलत है। बिहार में भी हुई, ये भी गलत है। कानूनी कार्रवाई होगी, आपको मालूम चलेगा। तो युवा उसको मतलब अपने पक्ष में समझ रहा है, तभी तो उसकी तरफ जा रहा है। पर्चा लीक हो रहा है तो युवा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो पर्चा लीक हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि उस पर कानूनी कार्रवाई होने जा रही है, कोई बख्शे नहीं जाएंगे।
और ये मुझे लगता है कि उन छात्रों के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, और पेपर लीक हो जाना मतलब उसका पूरा कैरियर दांव पे लग जाता है। हम लोग तो हमने भी कहा, एक युवा होने के नाते अपनी सरकार से, अपने सरकार के मुखिया से, और माननीय हमारे जो डिप्टी सीएम है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी, वो भी चिंतित हैं इस बात से, और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बिहार की ख़त्म होने जा रही है। तो आपने कहा कि अभी नीतीश कुमार 14-15 साल से मुख्यमंत्री के पद पर हैं। पहले बीजेपी के साथ अलायंस थी, अभी राजद के साथ अलायंस है। अभी जो पर्चा लीक हुआ उसके बाद जो अनियमितताएं हुई, जो वादा किया था, जैसे तेजस्वी जी ने भी कहा था कि हम इस पे कड़ी पाबंदी लगाएंगे, कहाँ लगता है कहाँ चूक हो गई जो इस तरह का मामला आपकी सरकार, आपकी गठबंधन सरकार में हो गई? नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी का जो विज़न था, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार जैसे ही आएगी तो सबसे पहले हम रोज़गार के लिए काम करेंगे, उन्होंने कहा था। और आप भी कह रहे हो कि नौकरियां देनी प्रारंभ हो गई है। अब बिहार के साथ साथ अब भारत में भी बातें हो रही है कि हमें नौकरी देनी है। अब जहां तक बात रही आपकी पेपर लीक की, मैं फिर आपको कह रहा हूं, इसके लिए हमारी पार्टी और माननीय नीतीश कुमार जी पूरे तौर पर वो लगे हुए हैं कि अब किसी तरह की भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक ना हो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये दोबारा नहीं होने जा रहा है। देश में एक चर्चित नाम आजकल युवा चेहरा देखा जा रहा है, कन्हैया जी को। एक युवा नेता के नाते आपको क्या लगता है कि आप किस लेवल, मतलब कब तक उस लेवल पर जाएंगे कि आप भी उस लोगों की चर्चा में आ जाएंगे? नहीं, देखिए, ये तो कहना ठीक नहीं रहेगा कि उनके जैसा, या हर किसी की राजनीति की शैली अलग है। आपको मैं बता दूं कि मैं तब से राजनीति में हूं जब मैं तालिब इल्म था, और मेरी राजनीति उनकी राजनीति में बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग है। मैं ग्राउंड को जानता हूं। मैंने सिर्फ स्वास्थ्य पे मैंने बोला नहीं है, मैंने सदर हॉस्पिटल में जाके लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैंने एजुकेशन पे सिर्फ बोला नहीं है, मैंने कॉलेज जाके लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं बेहतर सड़कों के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सड़कें बनवाई है। तो मेरी राजनीति थोड़ी सी डिफरेंट है। और जहाँ तक बात रही, वो तो भविष्य के गर्भ में क्या है, मगर ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, सब कुछ तय होगा बिहार। आप अपने आप को एक राजद में जिस पद पर हैं, आप उसको आप भविष्य के तौर पर कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए ना कि तेजस्वी यादव जी ये कहते हैं कि अब हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, और आशु पांडे जाति का ब्राह्मण है और राजद में है, तो ये इस बात की अलामत है कि कहीं ना कहीं उनके A to Z के विज़न पे मैं भरोसा रखता हूँ, उनके नेतृत्व पे मैं भरोसा रखता हूँ। और मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी के जो अब तक आपने देखा होगा, बिहार जो देख रही है, उनके काम करने के तौर तरीके बहुत अलग हैं। उनके अंदर हम बहुत संभावनाएं देख रहे हैं बिहार की और राष्ट्र की राजनीति में। इसीलिए हमारे जैसे कई नौजवानों को अब तेजस्वी यादव जी के साथ चलना ही है, क्योंकि हम सिर्फ बिहार नहीं देख रहे हैं, आज इस देश को बचाने की भी ज़रूरत है। और उस लड़ाई में अगर आप देखोगे पूरे भारत में, तो एक 32 साल का नौजवान वो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहा है। और मुझे लगता है कि भारत एज ए लीडर नहीं, भारत के नागरिक होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं उस लड़ाई का हिस्सा रहूं, और मैं हूं। अभी आपने जाति की बात की, आपने कहा कि आप कास्ट से ब्राह्मण हैं। मुझे ये बताइए, एक युवा नेता होने के नाते बिहार में जो अभी हाल में जो चुनाव हुए, उसमें भी ये देखा गया कि जाति समीकरण के आधार पर वोट पड़े और लोग जीत के भी आए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि युवा को क्यों आप लोग, मतलब नेताओं को या किसी भी पार्टी को जाति का सहारा क्यों लेना पड़ता है? क्यों नहीं आप डेवलपमेंट की बात करते हैं? क्यों नहीं शिक्षा की बात करते हैं? अगर इन सब पे बात करेंगे तो जाति तो कहीं रही नहीं जाएगी। जाति पे आके बात क्यों अटक जाती है? और सिर्फ बिहार में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये, बिहार, और अगर मैं बात करूँ यूपी में। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आशु पांडे जाति का ब्राह्मण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर आप ये देखिए कि मैं किनके साथ चल रहा हूँ। मैं सामाजिक न्याय के साथ चल रहा हूँ। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय ना ही जात की बात करती है, ना ही धर्म की बात करती है।
ना ही सांप्रदायिक की बात करती है और ना ही लिंग के आधार पर हम भेदभाव करते हैं। हम तो उस कॉन्सेप्ट में है जो राम का कॉन्सेप्ट है, प्रभु श्री राम। अगर हम राम को मानने वाले लोग हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? राम राज कब होगा? जब समाज का हर वर्ग आगे बढ़ेगा। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, मैं बिहार के नौजवानों से मुसलसल मिलता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें एक नया बिहार बनाना है, वो बिहार जहाँ लोग जाति देख के बात ना करें, जहाँ उससे धर्म ना उसका पूछा जाए, जहाँ सबकी इज्जत हो। स्वामी विवेकानंद जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने क्या कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ दुनिया के सभी सताए हुए लोगों को शरण दी जाती है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ दुनिया के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। आपको मैं कह देता हूँ, जिस दिन हमारे जैसे नौजवान राजनीति की मेन स्ट्रीम की राजनीति में आ गया ना, उस दिन धर्म की राजनीति करने वाले और जात की राजनीति करने वालों को उसकी दुकान बंद हो जाएगी। हम लोग वो नौजवान है ना जो हर वर्ग के, आप मेरे बारे में, आप मेरे शहर में आप पूछो, कटिहार का कोई ऐसा नौजवान ये नहीं कह सकता है कि मैंने उसकी जाति पूछी, उससे उसका धर्म मैंने पूछा। मेरी राजनीति बहुत डिफरेंट है। मैंने काम किया है, मैं लोगों के लिए मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लोग इसी कटिहार में, आपको मैं अगर कहूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं। हम वो लोग नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरा मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है। मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझता हूँ। मैं देखता हूँ अमेरिका को, मैं देखता हूँ वहाँ भी जाति आधारित जनगणना हो रही है, मगर वहाँ अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं सिर्फ मुसलमान, वो जाति से भी या धर्म से भी अल्पसंख्यक है, तो वहाँ का जो रूल ऑफ लॉ है ना, वहाँ कोई बहुसंख्यक उसको परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए वो कंट्री आज सुपर कंट्री है। भारत को हमें वो बनाना है, और वो तब बनेगा ना जब भारत के सारे लोग, नागरिक अपने देश के लिए सोचेंगे। उसको ये डर ना हो कि मेरी आबादी कम है, मुझे बहुसंख्यक मुझे मार देंगे। कहीं अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं ब्राह्मणों की बहुत बड़ी आबादी है और वहाँ एक पासवान समाज का लोग हो, जिस दिन उस पासवान समाज को डर लगना बंद हो जाएगा ना, उस दिन जो है भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरा एक सवाल ये है कि आपकी सरकार अभी है गठबंधन में और जनगणना की बात हो रही है, आपने भी कहा कि जाति जनगणना, आपको नहीं लगता है कि युवा नेता होने के नाते, युवा सोच होने के नाते जाति जनगणना के को छोड़ के अगर आर्थिक जनगणना पे काम किया जाता तो वो कहीं ना कहीं एक विकास की ओर लोग देखा जाता है कि भाई जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उनको आर्थिक सहायता देके या उनको रोज़गार देके उनको उस तरह से उभारा जाता। आपको ऐसा नहीं लगता कि जाति जनगणना जो है वो नहीं हो के आर्थिक जनगणना होनी चाहिए? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर वर्ल्ड इतिहास को देखोगे आप, या दूसरे मुल्कों को जो सुपर पावर मुल्क हैं, हर जगह जाति आधारित जनगणना, धर्म आधारित जनगणना होती है, और साथ साथ आर्थिक आधारित भी जनगणना होती है, शैक्षणिक अधिकार के भी रूप में जनगणना होती है। आप देखो हमारी सरकार जो बिहार में बनी है, ये जाति आधारित जनगणना तो कर रही है, साथ में आर्थिक आधार पे भी जनगणना हो रही है कि अगर कोई जात का ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, लाला है, भले ही वो फॉरवर्ड में आ रही है, मगर क्या वो भी उसकी आय क्या है, ये भी जानने की ज़रूरत है। आज ये सरकार ये सोच रही है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जाति आधारित जनगणना का मतलब है कि डाटा बेस हमें पता होना चाहिए कि किन जातियों को, लोग को क्या चाहिए, वो किस आधार पे कमज़ोर है। इन सारी बातों पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और आर्थिक आधारित के साथ साथ हो भी रही है। आपने नीतीश कुमार जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम जाति आधारित जनगणना तो कर ही रहे हैं, साथ में आर्थिक आधार पे भी हम जनगणना कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि भाई जातीय जनगणना के पीछे जो है एक चुनावी क्या कहते रणनीति है कि जब जाति पता चल जाएगी तो किस जाति को कौन सा वोट मिलेगा, उस हिसाब से फिर चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी, ऐसा विपक्ष की। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी जिस जात से आते थे वो नाई समाज से आते थे। बिहार में कितने नाई समाज की आबादी है? मैं कहूँगा 0% भी होगी, नहीं होगी। 0% अगर हो सकती है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं रहे,
उन्हें जननायक कहा गया। तो पॉलिटिक्स में जात के संख्या बल पर कोई बड़ा नेता लीडर नहीं बन सकता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का नहीं बन सकता है, वो अपने मेरिट पे ही बनता है, आवाम जिसको चाहेगी। इसलिए बीजेपी की जो सोच है, आप कह रहे हो कि बीजेपी जातिगत की अगर आरोप लगाती है, उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया? राजद तो शुरू से MY समीकरण पे काम करती आई है, मुस्लिम और यादव के ऊपर। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप भारत के पॉलिटिक्स को देखोगे तो आपको मिलेगा कि जब राम के नाम पर राजनीति हो रही थी तो क्या सिर्फ बीजेपी को वोट करने वाला ही सिर्फ राम को मानते हैं क्या? हम नहीं मानते हैं क्या? हम भी मानते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे आराध्य अगर राम है तो राम को हर वर्ग के लोग माने, हर धर्म के लोग माने। राम जो है सिर्फ बीजेपी के आराध्य हैं क्या? नहीं, राम हमारे भी हैं। और भारत के हर हिंदुओं के साथ साथ उनके अंदर हर कोई आस्था रखता है। आप किसी सिख भाई से पूछें, किसी ईसाई भाई से पूछें, किसी मुसलमान भाई से पूछें, क्या वो राम के प्रति उनकी सहानुभूति, उनके प्रति आदर नहीं है क्या? बिल्कुल है। हम हिंदू हैं, हमें हजरत मोहम्मद साहब पे आदर नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो भारत तो ये है। भारत के बारे में मैं आपको एक बात कह देता हूँ, पूरे मुल्क में, दुनिया के सभी देशों में सबसे विभिन्न मुल्क है, इतनी विविधताओं में भी एकता का देश भारत है। मगर इन्होंने क्या किया? राम को सिर्फ बीजेपी के लिए इन्होंने अपने लिए सोचा कि सिर्फ राम सिर्फ हमारे लिए, ऐसा थोड़ी है। और आप बिहार पॉलिटिक्स पे जब आप आ रहे थे, आपने कहा कि हम भी MY की राजनीति कर रहे थे। ऐसा नहीं है। हमारी राजनीति सामाजिक न्याय की थी, आप याद रखो इस बात को। और आज जो है, जब सामाजिक न्याय में लोग ऊपर आए, जो नीचे थे वो जो ऊपर आए हैं, अब हमारी पॉलिटिक्स जो है बिहार में A to Z की है, जहाँ हर किसी की बात होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल जो एक युवा के तौर पर युवाओं के दिमाग में आता है, जब 2014 में चुनाव हुए तो उस समय वादे किए गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादे किए या बीजेपी की तरफ से ये वादे किए गए कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे। आज की डेट में इस बात को लेकर युवा रोज़गार को कैसे देखता है, महंगाई को कैसे देखता है, या और अन्य चीज़ों को युवा के तौर पर, चूँकि आप एक युवा वर्ग को का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस तौर पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसको थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। 2014 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उस वक्त जब डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया जो है, डॉलर उस टाइम $1 के मुकाबले हमारा रुपया 70 रुपये था, 70 रुपये। उस समय ये कहते थे कि जब डॉलर के मुकाबले जब नोट कमज़ोर होता है ना, तो देश की आबरू कमज़ोर होती है। ये कहते हैं कि उस वक्त जो है, जब डॉलर के मुकाबले रुपए कमज़ोर होते हैं, तो जो देश के बड़े व्यापारी हैं, जो बिजनेस क्लास है, उसका आत्मसम्मान घटता है। और रेस लगा हुआ है सरकार में और रुपये में, कौन सबसे नीचे गिरेगा। गला फाड़ फाड़ के ये कहते थे कि हम शासन चला रहे हैं, हमें पता है ऐसे देश नहीं चलता है। ये मेरी बातें नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की बातें हैं। और आज आप देखोगे कि डॉलर के मुकाबले भारत के हिस्ट्री में पहली बार 83 रुपये, 83 रुपये हो गए। इससे ज़्यादा कभी कमज़ोर भारत का रुपया नहीं हुआ था। बांग्लादेश आज हमसे अच्छी स्थिति में है, पाकिस्तान हमसे अच्छी स्थिति में है, और आप कहाँ चले गए? दूसरी बात, आप जो कह रहे हो कि जिन वादों को उन्होंने किया था, ये वही है ना जो कहते थे कि चीन को आंखें लाल करके बातें करनी चाहिए, चीन को घुस के चीन के अंदर जवाब देनी चाहिए। डोकलाम में हमारे जवान शहीद हो गए, आपने देखा होगा, 21 जवान शहीद हुए। और आज जो है नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में आप जा देखो, अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बस गए। हमारी ज़मीन आज जबरन चाइना जो है उसको हड़प रही है, अतिक्रमण कर रहा है। मुझे एक बाइट आप बता दो कि प्रधानमंत्री जी ने कभी चाइना का नाम तक इन 8 सालों में लिया हो? नहीं लिया। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि महंगाई, जो चावल 22 रुपये किलो हुआ करती थी 2014 के पहले, आज उस चावल की कीमत जो है 40 रुपये किलो हो गई। जो 13 रुपये किलो आटा हुआ करती थी, उसकी कीमत आज जो है 32 रुपये किलो वो आटा हो गई।
जो सरसों का तेल, लगभग मुझे लगता है कि भारत में 70% जो घर हैं वहाँ सरसों की तेल यूज़ होती है। जो 95 रुपये किलो 2014 के पहले हुआ करती थी, आज उसकी कीमत जो है 165 रुपये किलो हो गई है। मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। जिस गैस सिलेंडर की कीमत जो है 400 रुपये हुआ करता था और उसकी महंगाई उस टाइम भारतीय जनता पार्टी को दिखती थी, और दिल्ली में, कई बिहार में या उत्तर प्रदेश में हर जगह वो आंदोलन करते थे कि भाई 400 रुपये हो गया, भारत के लोग कहाँ से देंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, इन 8 सालों में आज 1200 रुपये सिलेंडर की कीमत हो गई। आप देखिए देश कहाँ जा रहा है। जो गरीबों की थाली से दाल गायब हो गई है। 55 रुपये किलो का मसूर दाल। मैं आपको इसलिए एक बात बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि आवाम को ये बातें जाननी चाहिए कि क्या अंतर हुआ है 2014 के बाद, 2014 के पहले क्या थी स्थिति। मसूर दाल की कीमत जो 60 रुपये किलो हुआ करती थी, आज वो 95 रुपये हो गए। जो 70 रुपये मूंग दाल की कीमत हुआ करती थी, आज उसकी दाम जो है 135 रुपये हो गया। ये भारत को ये कह रहे हैं कि भारत जब हमारी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये हमारे नारे नहीं थे। और भारत की मैं गृहिणियों को कहना चाहूँगा जिनको घर चलाना कितना प्रॉब्लम हो गया है, उनसे आप जाके पूछो कि वो घर कैसे चला पा रही है। एक तरफ बेरोजगारी का आलम है, एक तरफ नोटबंदी से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ इतनी महंगाई। भारत की जो गृहिणी है, जो माँ बहनें हैं, वो परेशान हो चुकी है, अब इस सरकार से ऊब चुकी है। अब ये तो आपको मैंने बताया कि महंगाई की स्थिति, आपको याद होगा ना पेट्रोल की स्थिति। हमारे 2014 के पहले इसी पेट्रोल की कीमत जो है 65 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ करता था और 60 रुपये डीजल। आज 100 रुपये पार हो गया पेट्रोल भी और डीजल भी। लोगों की आमदनी घटी इन 8 सालों में, मगर महंगाई जो है चरम पर है। इन्होंने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया। बेरोजगारी का आलम आप देख लो, एक सुई की फैक्ट्री मुझे बता दो इन्होंने नहीं खोला। मगर भारत की लगभग कंपनियां जो PSU थी, सरकारी कंपनियां थी, वो बंद हो गई, वो नहीं चालू है आज। और सबको जो 10,000 करोड़ की कंपनियां थी, उसे इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए में पहले तो उसको दिखाया कि ये दिवालिया हो गई, ये चल नहीं पा रही है। उसके बाद अपने जो उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को, देश की राष्ट्र की संपत्ति इन्होंने उसको कम दामों में अडानी और अंबानी को बेच रहा है। किसकी संपत्ति है? इस देश के नागरिकों ने जो आज़ादी के बाद इन 60-65 सालों में जो अपनी गाड़ी कमाई देश को दी, और उस टाइम के हमारे महान नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर सिंह, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी, इन्होंने उन पैसों का सही उपयोग करके देश को आगे बढ़ाया, देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई। आज मैं आपको ये बातें कह सकता हूँ कि आज हम लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है कि ये वो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यह पार्टी अडानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह की पार्टी है। ये उद्योगपतियों की पार्टी है। 20 करोड़ मिडिल क्लास परिवार इन 8 सालों में गरीब हो गई। और एक व्यक्ति जो 2014 के पहले भारत के 20 उद्योगपतियों में जिसका नाम नहीं था, वो दुनिया का, आज भारत तो छोड़ो आप, दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति वो बन के बैठा हुआ है। इससे पता चलता है ये सरकार किसके लिए काम कर रही है। और मैं आपको कह रहा हूँ, आज अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री 2014 में अगर नितिन गडकरी होते या राजनाथ सिंह होते तो भारत की स्थिति अच्छी होती। अगर मोदी जी से और अमित शाह से 2024 में नहीं बचा पाया इस देश को नहीं बचा गया, तो आने वाले समय में भारत का लोकतंत्र, भारत की जमहूरियत, भारत का जो जितने भी सियासी इदारे हैं, आज सब आप देखोगे कि उनसे मुतासिर हो चुकी है, उनके प्रभाव में काम कर रही है। मगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 2024 इस देश का आखिरी चुनाव होगा। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। भारत के मैं उन लाखों करोड़ों नौजवानों को कहना चाहूँगा, पढ़े लिखे लोग हो, आप आंकड़े को सर्च कर सकते हो। आशु पांडे क्या कह रहा है इस पर मत जाओ, आप आंकड़े देखो कि इन 8 सालों में देश की स्थिति क्या है। ये आपके उन लोगों का ये देश है जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस देश को बनाया है, इस देश को बचाया है। इसीलिए ना कि अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए
उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी कि आशु पांडे जैसे लोग, अभिषेक सिंह जैसे लोग आज़ाद मुल्क में सांस ले, अपनी ज़िंदगी को जिए, कोई इसके ऊपर डिक्टेटरशिप ना हो। यह व्यक्ति एक तानाशाह व्यक्ति है जो भारत को, भारत के लोकतंत्र को, भारत की जितनी भी सियासी दायरे हैं और भारत की जो संविधान है उसको ये व्यक्ति 2024 के बाद समाप्त कर देगा। भारत के लोगों के पास सिर्फ 2024 है। मेरी बातों को आप सिर्फ सुने नहीं, आप अपने बुद्धि विवेक से आप रिसर्च करो, आपको सारी बातें जवाब मिल जाएगी। अब एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। अभी एक नेशनल पार्टी के लीडर ने कहा कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी बदलते हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन इस बार जो है लंबा चलेगा और आगे प्रोजेक्ट तेजस्वी को जैसे नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में आप लोग युवा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मान रही है? नहीं, मैं आपको, आप जिनके बारे में कह रहे हैं, आप चिराग पासवान जी के बारे में कह रहे हैं, ये चिराग पासवान जी जिन बातों को कह रहे हैं, नीतीश कुमार के पैर के धूल में चिराग पासवान नहीं है। आज रामविलास पासवान जी के प्रति आज भी बिहार में हर वर्ग को आदर है। और आपको मालूम होगा जब पार्टी इनकी टूटी, उस वक्त आप देखो जब इनके अपने चाचा ने पार्टी को तोड़ दी, एकमात्र बिहार में कोई नेता था तो वो आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी थे, जिन्होंने कहा कि पासवान समाज का नेता चिराग है। चिराग के साथ कोई खड़ा नहीं था। और चिराग पासवान जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, इसलिए वो सियासत भी कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि आप देख लो, ये वही व्यक्ति है ना जिसने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, कहा कि मैं राम का हनुमान हूँ, मोदी जी का मैं हनुमान हूँ। आपको याद होगा उसके घर से उसको खाली कैसे किया गया। जो रामविलास जी का आवास था, वो आवास चिराग जी चाहते थे कि उनको अलॉट हो जाए दिल्ली में। नहीं, मेरा एक सवाल चिराग जी को लेकर नहीं था। मेरा सवाल ये है कि अभी जो जिस तरह से नीतीश जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तेजस्वी को, उन्होंने कई जगहों पर उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरा उत्तराधिकारी है, तो ऐसे में युवा वर्ग उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मानता है, एक्सेप्ट करता है या नहीं? नहीं, मैं युवा वर्ग उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती, उससे आगे भी देखना चाहती है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप तेजस्वी यादव जी के भाषणों को सुने, उनके विज़न को देखें, उनके काम करने के तौर तरीक़ों को देखें। मैं सिर्फ उन्हें बिहार तक सीमित नहीं देख सकता हूँ। मेरे जैसे नौजवान अगर इस जन्म में, उनको बिहार के बाहर भी हमें ले जाना है। नेशनल पॉलिटिक्स में आने वाले कई सालों में बिहार के मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, मगर अभी मैं नहीं कहूँगा कुछ बातें। नेशनल पॉलिटिक्स में आने वाले 10-15 सालों में आप उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में देखे होंगे। जिस जगह पे लालू जी थे, जो किंग मेकर की भूमिका में वो हमेशा सेंट्रल में रहें, उस स्थिति में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को भी आना है और हमारे जैसे नौजवान उनको लेके आएंगे। तो अभी आपने सुना, हमारे साथ जो राजद के नेता, युवा नेता आशु पांडे जी हमारे साथ, जिन्होंने चर्चा हमारे से की और हमने उनसे कई सारे सवाल भी पूछे। राज्य स्तर पे सवाल थे, नेशनल इश्यूज़ को लेकर सवाल थे, उन पे इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। अगर आप इन सब बातों से आशु जी से सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सहमत हैं, या जो अगर आपको लगता है कि कहाँ पर आप ऐसा असहमत हैं, इन सब मुद्दों को आप वहाँ लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर वगैरह पे सभी पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं वहाँ से। और BMW न्यूज़ अगर आप कटिहार सब सर्च करेंगे तो आपको वो यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं कैमरा पर्सन रंजीत के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।